देखिए, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। वर्ल्ड की क्लाइमेटोलॉजी और इंडियन क्लाइमेटोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है, काफ़ी डिफरेंसेस है। वर्ल्ड इंडिया की जो क्लाइमेटोलॉजी है उसमें केवल एक सेंस को कंफर्म किया जाता है, जिसमें कि हम भारत की जलवायु में विभिन्न प्रकार के उसके फैक्टर्स को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वर्ल्ड में थोड़ा सा घुमाव है। इसमें देखते हैं कि विश्व की जलवायु और जलवायु में परिवर्तन कैसे निर्धारित करते हैं। आइए चलते हैं, थोड़ा सा सेंस बताते हैं। जलवायु का मतलब ही क्या होता है? जलवायु का मतलब जल और वायु का इफेक्टेशन कंडीशंस क्या है, जल के द्वारा टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वायु के द्वारा तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए, मैंने एक दिन पहले जब मैं पढ़ाया था इसमें, तो मैंने पहले हमने एक वीडियो भी आपको भेजी थी और हमने पहले उसको पढ़ाया था। तो हमने आपको इंसोलेशन एक चैप्टर पढ़ाया था, सूर्य ताप वाला। तो हमने जब वो चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपको उसमें बताया था कि सूर्य की किरणें सब जगह पर एक जैसी नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जब आती हैं तो हमने सूर्य हीट बजट बताया था, सन का जो सूर्य की किरणें आने का जो आय व्यय है, कहाँ कितनी किरणें खर्च हो जाती हैं, जिसको हम सूर्य का बजट कहते हैं, सन बजट उसको कहते हैं, इंसोलेशन बजट उसको कहते हैं। तो वो बजट कहाँ कहाँ खराब होता है, कहाँ कहाँ। तो मैंने एक दिन बताया था कि भाई मेरे सूर्य की किरणें जमीन पर आती हैं, तो जमीन पर आती है तो जमीन पर मैंने बताया था कि हर एक स्थान एक ऐसा नहीं है, कुछ स्थान ऊंचे हैं और कुछ स्थान नीचे हैं। कुछ स्थान ऊंचे हैं तो ऊंचा क्या है, स्थलखंड है। मैं पुनः बताना चाहूंगा कि सूर्य की किरणें इस स्थलखंड पर नहीं आएंगी। सूर्य की किरणें जब भी इस स्थलखंड पर आएंगी और यहाँ पर जाएंगी, तो इनमें आने में, इनमें जाने में, इन खंडों में सूर्य की किरणें नीचे पहुंचेंगी। तो मैं आपसे पुनः जानना चाहूंगा, धरातल कब गर्म होगा और जो जल वाला सेल से वो कब गर्म होगा। जब स्थलखंड गर्म हो जाएगा तो बात समझने की है कि स्थिति कहाँ कंफर्म होती है। सूर्य की किरणें जब स्थलखंड को गर्म कर देती है, इतना स्थलखंड गर्म हो जाता है जिसके कारण, स्थलखंड के कारण सूर्य की किरणें जब लंबवत इस पर पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, तो स्थलखंड गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें अगर पानी में पड़ना शुरू हो जाती हैं तो पानी भी गर्म हो जाता है। तो पानी गर्म हो जाता है, तो मैं पुनः बताया था उस दिन कि जब पानी गर्म होगा तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा तो वाष्प बन के उड़ेगा, और उड़ेगा तो वहां पर वर्षण जैसी प्रतिक्रिया होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब जैसे जैसे शाम ढल जाती है तो इसका जो स्थलखंड का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्थलखंड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शाम ढलते टेम्परेचर कम हो गया। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है कि दिन में जो टेम्परेचर हुआ था, दिन में जो पानी का टेम्परेचर हीट हुआ था, वो टेम्परेचर दिन में ही वाष्प बन के उड़ जाता है। लेकिन तलहटी पर जो टेम्परेचर हुआ था, गर्म जो पानी तलहटी पर हुआ था, तो ऊपर वाला पानी तो वाष्प बन के उड़ गया, नीचे वाला तलहटी का पानी रात में ऊपर कंफर्म हो जाता है। तो जल में तापमानता होती है वो रात में तापमान अधिक पाया जाता है समुद्र के जल में। तो वहां हमने एक बात समझी। अब मैं बताना चाह रहा हूं, दोनों चीजें समझ में आई। तो ये बात जब कंफर्म हुई तो पता रहा जल और वायु के द्वारा, वायु गर्म चलती है तब भी स्थिति खराब होती है, तो जल और वायु के द्वारा जलवायु को कंफर्म किया जाता है। बात समझने की, हम जलवायु के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और वर्ड के सेंस में देखना चाहते हैं। तो जलवायु को 3 भागों में बांटा जाता है सिंपल तौर पर। एक तो होती है अनुभाविक, दूसरी होती है जन्मिक और तीसरी होती है अनुप्रयुक्त। अनुभाविक क्या होती है, अनुभवों के आधार पर हम जलवायु का डिफाइन करें, हमने क्या अनुभव किया है, कैसे देखी है, कहाँ कुछ प्रदेश की, कौन से स्थान की जलवायु में गर्म ठंडा अधिक का होना, अनुभाविक तौर पर उनके आंकड़ों से वहां पर ये पता लगाया जाता है कि वहां पर पानी का टेम्परेचर क्या है, तापमान कितना है, वायु वहां पर कौन सी बहती है, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनों की स्थिति और कटिबंधों के आधार पर वहां की स्थिति, तापमान को पता लगाया जाता है। तापमान का पता लगाने पर वहां की वास्तविक स्थिति से जब हम अवगत हो जाते हैं तो वहां पर क्लाइमेटोलॉजी के स्वरूप को जान पाते हैं। जन्मिक क्या है, चरणों के आधार पर, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, कहने का मतलब ऋतुओं के आधार पर भी हमें पता लग जाता है कि वहां पर किस चरण में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। जैसे कि पता चला कि शीत ऋतु में कौन सी जलवायु वहां पर कैसी होगी, यानी गर्मी में कैसी होगी, ठंड में कैसी होगी।
अनुपयुक्त जलवायु क्या है? ये किसी उद्देश्य के लिए की जाती है। अनुपयुक्त जलवायु का मतलब होता है कि वो उपयोग में नहीं है लेकिन उसका उद्देश्य जरूर है। लेकिन अनुपयुक्त जलवायु के अंतर्गत कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हुआ जरूर होता है। तो यहाँ पर एक राइटर हुए हैं, ज्योग्राफर जो बहुत फेमस हुए हैं, जिनका नाम है कोपेन। तो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया अनुभाविक पद्धति के आधार पर। अनुभाविक पद्धति के आधार पर कोपेन ने रिसर्च किया और बताया। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच पहचान स्थापित की। किसके बीच? वनस्पति के वितरण, कहां पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कैसे वन पाए जाते हैं, तो उनके बीच, और जलवायु को पहचान की। तो वनों के आधार पर, वनस्पति के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कैसी वनस्पति होगी। जैसे अभी मैंने एक डायग्राम इस तरह से यहाँ पर खींचा था, तो मैंने कहा था भाई मेरे ये वाला जो एरिया है 23.5 से नीचे ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पर कैसी क्लाइमेटोलॉजी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय में कैसे वन पाए जाएंगे? सघन वन पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बजे के बाद हमेशा वर्षा होती रहती है। तो मैंने बताया था कि ऐसी स्थिति क्या है, तो कोपेन ने इसी पर एक रिसर्च किया और बताने का प्रयास किया। कोपेन ने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का, ध्यान दें, कोपेन ने तापमान तथा वर्षण का, यानी वर्षा की स्थिति का और तापमान की स्थिति का कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति वितरण से संबंध स्थापित किया और कहा कि इनका जो तापमान है और वर्षा की स्थिति है, दोनों के बीच वनस्पतियों का क्या योगदान है। तो साफ स्पष्ट रूप होता है, जहां जैसी वनस्पति ज्यादा होती है वहां वर्षा की स्थिति भी वैसी ही पाई जाती है। तो ये फिर उन्होंने कहा वर्षा और तापमान, वर्षा और तापमान। कोपेन ने क्या कहा? वर्षा और तापमान। वर्षा और तापमान की स्थिति को उन्होंने मध्यमान वार्षिक निकाला। मध्यमान वार्षिक क्या मतलब था कि वर्षा पूरी वार्षिक स्थिति की क्या स्थिति है पूरे वर्ष भर की, और मध्यमान मासिक, यानी मासिक रूप में तापमान और वर्षा की स्थिति क्या रहती है। तो दोनों पर इन्होंने किया, और ये जो काम किया था इन्होंने अनुभाविक पद्धति पर किया था। तो अनुभाविक पद्धति के आधार पर कोपेन ने वर्षा तापमान के मध्यमान वार्षिक और मासिक निकाले, और मासिक निकाल करके कोपेन ने क्या किया, 1918 में एक लोकप्रिय पद्धति जिसका नाम अनुभाविक पद्धति था, उस पद्धति को एक ट्रांसफर किया, अक्षरों के रूप में बताया। और क्या बताया अक्षरों के रूप में? मैं आपको दिखाता हूं कि A, B, C, D आदि अक्षरों से अलग अलग तरीके से कोपेन ने अलग अलग प्रदेशों की जलवायु को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का काम किया, जो कि हम अभी आपको बताते हैं। कोपेन के अनुसार जलवायु समूह में देखते हैं, कोपेन के अनुसार जलवायु समूह क्या है। तो कोपेन ने क्या किया, मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि कोपेन ने जो डिफाइन किया था उसमें सब कुछ अक्षरों को लिया था। तो कोपेन के अनुसार ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कोपेन ने जो वनस्पति और तापमान को ध्यान में रखते हुए बात कही है, उसका मतलब क्या होता है। कोपेन ने जो स्पष्टीकरण किया था तो बताया था कि मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू कोपेन के अनुसार एक जो शब्द है जिसको ए कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रतीक है। ध्यान दें, ये शब्द किसका प्रतीक है भाई? उष्णकटिबंधीय जलवायु का। इन्होंने ये सेंस बताया कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रतीक तो है, लेकिन मेरे अनुसार जब आप पढ़ोगे, जब मैं कहीं की जलवायु को ये बताऊंगा तो उसे क्या मानोगे आप? उष्णकटिबंधीय मानोगे। उष्णकटिबंधीय का मतलब समझ रहे हैं, वहां पर तापमान ज्यादा होगा, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी, समझ में आ रही बात। तो उन्होंने सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। किसने कहा था? कोपेन ने। ए वाले सेक्शन में जहां ए अक्षर दिखाई देगा वहां पर 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज्यादा ही पाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात ध्यान रखना है। ए का सेंस है कि जलवायु उष्णकटिबंधीय होगी और टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। दूसरा बी, शुष्क जलवायु, बी फॉर बॉय। बी में यहां बताऊंगा वो शुष्क जलवायु का क्षेत्र होगा और इसमें वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक हुआ होगा। वर्षा तो हुई होगी लेकिन साथ साथ वाष्प बन के ज्यादा उड़ी होगी, अर्थात आप उस क्षेत्र को क्या मान लेना? शुष्क मान लेना। ये बात किसने कही? कोपेन ने कही। फिर उसमें कहा सी क्या है? ये शीतोष्ण क्षेत्र है। शीतोष्ण माने सी को शीतोष्ण बताया किसने? कोपेन ने बताया। उसने कहा भैया ये आधा क्षेत्र ठंडा होता है और आधा क्षेत्र उष्ण होता है, अर्थात मतलब ये है ये शीत भी होगा प्लस उष्ण भी होगा बराबर शीतोष्ण होगा। बात समझ में आई? तो शीत प्लस उष्ण होगा तो
तो इस वाले क्षेत्र को इसने बताया कि ये शीतोष्ण होगा। और शीतोष्ण की इन्होंने विशेषता बताई, कोपेन ने विशेषता बताई कि सबसे अधिक ठंडे महीनों का औसत तापमान शीतोष्ण में, ध्यान से सुनना, कोपेन कहते हैं कि सबसे अधिक ठंडे महीनों का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, उस क्षेत्र को शीतोष्ण माना जाएगा। 3 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो और 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो, उस क्षेत्र को कोपेन के अनुसार क्या कहा जाएगा? शीतोष्ण कहा जाएगा। फिर कोपेन ने कहा डी वाला जो एरिया है, डी को शीतल हिमवन का जलवायु क्षेत्र कहते हैं। इन्होंने कहा ये एरिया शीतल होता है, इसको हिमवन का क्षेत्र कहा जाता है। ये शीतल हिमवन का जलवायु का क्षेत्र में विशेषता उन्होंने बताई थी कि वर्ष के ठंडे महीने का औसत तापमान 0 तापमान से 3 डिग्री नीचे होना चाहिए। कोपेन ये मानते हैं कि वर्ष के ठंडे महीने का सबसे ठंडा जो महीना हो उसका तापमान 0 तापमान से 3 डिग्री नीचे होना चाहिए। 0 से 3 डिग्री नीचे होगा यानी -3 होगा, तो वहां पर क्या होगा? शीतल और हिमवन जलवायु का क्षेत्र कहा जाएगा। फिर उन्होंने कहा ई वाला सेक्शन शीत कहलाता है। ये हमेशा तापमान, यहाँ पर सभी महीनों का तापमान, 12 महीनों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? कम। अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान जहां कम होगा वो कोपेन के अनुसार शीत एरिया कहा जाएगा। समझ में आ रही बात? H वर्ड क्या है? उच्च भूमि को दर्शाता है, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों को दर्शाता है, हाइट पोल को दर्शाता है। कोपेन ने बताया था H वाला एरिया ऊंचाई के कारण शीत माना जाता है, जहां बर्फ की चादर हमेशा जमी रहती है। ये बात समझ में आई? आगे चले। फिर उन्होंने कहा बड़े अक्षरों में ध्यान दें, बड़े अक्षरों में ACD तथा E, ध्यान दें, ACD तथा E आर्द्र जलवायु को माना जाएगा। किसने कहा? कोपेन ने कहा। बोले मेरे अनुसार ACD और E ये सारे एरिया कैसे होंगे? आर्द्र जलवायु के होंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। बात समझनी है, ACDE बराबर आर्द्र जलवायु मानी जाएगी। ACD का क्षेत्र कोपेन के अनुसार कौन सा क्षेत्र होगा? आर्द्र जलवायु का क्षेत्र माना जाएगा। फिर B क्या होगा? B शुष्क जलवायु का क्षेत्र होगा। वहीं तापक्रम और वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया गया और बताया गया। शुष्कता वाले मौसमों को छोटे अक्षर में